जब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मैंने ये देखा कि इंटरव्यू के मार्क्स तो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, आप उसको ड्राइव कर सकते हो इंटरव्यू को, पर मेन जो अपने मेंस के मार्क्स हैं वो अपने हाथ में, तो क्यों ना मैं उसको पहले वेटेज दूं, ताकि अगर मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू में अगर स्लाइट मार्जिन से भी रह रहा हूँ तो वो कवर अप हो जाएंगे। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. I am Kapil Katpal. I am General Awareness Educator in the Bank Exam category. आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा SBI PO के एक टॉपर से, जो कि आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। सो ये है चिराग। वेलकम चिराग। थैंक यू सर। कैसे हो? आई एम नाइस सर। ओके, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO एक Yes, बहुत ही sir. रेप्यूटेड जॉब है और अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है बैंक जी, एग्जाम sir. का। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अभी सर अराउंड मेरे को 8 मंथ्स हो गए हैं जॉब में आके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक सोसाइटी में भी आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, वरना पहले क्या कुछ बोलते तो लोगों को लगता है अरे यूँ ही बोल रहा है। अब थोड़ा सा यूँ टाइम, मतलब लोग वैल्यू करते हैं, कुछ बता रहे हो आप तो उनको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर करा है। और दूसरा फाइनेंशियली जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उससे एक आपको जो भी कभी परचेज करना है वो कर सकते हो, फैमिली में कुछ सपोर्ट करना है वो कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को जॉब में आने के बाद। और ये मतलब इससे पहले मैं SBI क्लर्क में भी था 1 मंथ, ओके, तो ये सेकंड। सो पहले आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम भी क्लियर किया? यस सर। ओके, सो कैसे रहा ये जर्नी? कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, बीकानेर राजस्थान से। और मैंने ग्रेजुएशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और 2019 पास आउट हूँ। 2019 के बाद मैंने 1 साल प्राइवेट में जॉब करी थी। फिर उसके बाद वही कोविड वाला टाइम पीरियड एंड लॉकडाउन एंड ऑल, तो उस टाइम पे मैंने शुरू करा था। अराउंड जुलाई या अगस्त की बात होगी 2020 की, तब मैंने शुरू करी थी कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। तो बैंकिंग इसलिए चूज़ करा क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सबसे ट्रांसपेरेंट और एक फास्ट प्रोसेस है, तो इसलिए बैंकिंग चूज़ करी। फिर जुलाई 2020 में स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था मैंने RRB PO का। RRB PO, RRB क्लर्क, ऐसे ऑलमोस्ट सारे दिए थे एग्ज़ाम। तो उस टाइम मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था क्लरिकल में। PO में IBPS PO एंड SBI PO, ये 2 क्लियर हुए थे 2020 में। उसमें मेरा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू भी क्वालिफाई होता, बट फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। ठीक है, तो ये आपका SBI PO का फर्स्ट अटेम्प्ट था या ये सेकंड नहीं अटेम्प्ट? सर, 2021 सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, जैसा आपका भी नहीं हुआ। तो उस टाइम एक बहुत ही एक डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, और हुई थी तो कैसे उससे बाहर आए? बिल्कुल सर, ये सेम चीज़ जैसा आप बता रहे हैं, ये डीमोटिवेशन आता है एग्ज़ाम। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और चीज़ को टाइम भी दे रहे हो और फिर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ फील होती है। सेम मेरे साथ हुआ था जब 1 अप्रैल को IBPS PO का रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो लास्ट था, उसके बाद कोई रिज़ल्ट आना नहीं था। तब लगा कि क्लियर नहीं हुआ। फिर एक बार मन में आया कि यार छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया प्राइवेट में जॉब भी करी थी, फिर जॉब छोड़ दी थी। तो यूँ लग रहा था यार जॉब वाली भी छोड़ दी, तो उधर अगर रहता तो कुछ एक्सपीरियंस मिलता, सैलरी थी तो काम आता। पर फिर ये जब जैसे 2020 में मैं इंटरव्यू राउंड तक गया था, तो फिर एक घर से भी थोड़ा सपोर्ट था और फिर खुद से भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कर लेते हैं, एक ट्राई और देना चाहिए। तो आपने जब एक नई शुरुआत की, एक प्रकार से एक नई तरीके से शुरुआत करनी होती है, तो बिल्कुल दोबारा से शुरुआत की या कुछ आप ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे? एक बार कहीं ऐसा तो नहीं लगा किसी मोमेंट पे कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है? कई बार हम ये सोचते हैं कि अब तो मैं इंटरव्यू में पहुंच गया, अब तो अगली बार मेरा आराम से हो ही जाएगा। ये सर, ये सिचुएशन हुई थी जब मैं SBI PO का इंटरव्यू देने गया था। तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेंस निकाला है SBI PO का, वो भी, और फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो थोड़ा सा उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या कुछ भी हुआ, वो यूँ था कि इंटरव्यू राउंड में उसमें इम्पैक्ट हो गया था मेरे ऊपर। मैं इंटरव्यू बहुत लाइटली ले गया था, तो इस वजह से फिर मैंने जब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मैंने ये देखा कि इंटरव्यू के मार्क्स तो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, आप उसको ड्राइव कर सकते हो इंटरव्यू को, पर मेन जो अपने मेंस के मार्क्स हैं वो अपने हाथ में, तो क्यों ना मैं उसको पहले
वेटेज दूं, ताकि अगर मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू में अगर स्लाइट मार्जिन से भी रह रहा हूँ तो वो कवर अप हो जाएंगे। तो फिर मैंने जब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मैंने फिर मेंस को प्रेफरेंस दी। स्टार्टिंग ही मैंने मेंस के उससे करी थी कि मेंस के टॉपिक करेंगे, मेंस की पजल्स और क्विजेस लगाएंगे। मेंस पे हम बाद में डिटेल में बात करते हैं, पहले अब बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं हमारे आपके बैंक एग्जाम में। तो जब आपने शुरुआत की थी प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग था। रीजनिंग था। रीजनिंग में क्या फेवरेट लगा आपको ये? रीजनिंग की भी सर एक स्टोरी है। मतलब बैंकिंग एग्जाम आने का रीज़न ही यही था कि रीजनिंग मैथ्स आती है। ओके। 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो रीजनिंग शुरू से मतलब कह सकते हैं यंग एज से ही था इंटरेस्टेड। जैसे न्यूज़पेपर में आते थे ना वो कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, क्रॉसवर्ड्स वगैरह, तो वो करता था, तो इंटरेस्ट था। फिर रीजनिंग शुरू करी थी मैंने, ऐसे ही देख रहा था बैंकिंग के क्या होता है। तो अंकुश सर का एक बार वीडियो मिला था मेरे को यूट्यूब पे पजल्स का, तो फिर वहाँ से मैंने रीजनिंग करी थी शुरू। और रीजनिंग को शुरू से मैंने ये था कि एक सब्जेक्ट कोई ऐसा हो जिसको मतलब मेन सब्जेक्ट हो। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम के अंदर कि कोई एक सेक्शन टफ आ गया, पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से कर रहे हो तो आप उसमें कवर अप कर सकते हो उस चीज़ को। इसलिए मैंने फिर रीजनिंग को अपना मेन सब्जेक्ट बनाया और उसी पे डेली के रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस करते थे, कितने प्रैक्टिस करते थे और कहाँ से करते थे? रीजनिंग का सर सोर्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए मैं एक तो अंकुश सर के वीडियोस, एक अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस थी उनकी जो पजल्स कराते थे, 1000 पजल सीरीज आई थी एक, तो उससे पजल्स करी थी। मॉक टेस्ट से करे थे क्वेश्चन। मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन मेरी वीडियोस और मॉक टेस्ट से रही थी। ठीक है। तो एक काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर वीडियोस बहुत सारी हम देखते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मेरे साथ मैंने सर ऐसा करा था कि जैसे पजल का कोई वीडियो है तो क्वेश्चन जहाँ तक दिखाया है सर ने उतना वीडियो देखा है, क्वेश्चन देख लिया, फिर उससे खुद से करता था वो क्वेश्चन। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ चाहे रीजनिंग, मेरा शुरू से ये था कि चाहे टाइम ज़्यादा लग रहा है पर एक बार खुद से करेंगे, उससे क्या आपका एक माइंड डेवलप होता है और चीज़ें आप जल्दी ग्रैस्प कर पाते हो। तो वीडियो में पूरा नहीं देख के क्वेश्चन देखा, खुद से बनाया, बन गया, डायरेक्ट लास्ट में सॉल्यूशन देखा, मैच कर रहा है, ओके। कभी कुछ जैसा नए टाइप की है, बना ली, आधा घंटा लगा बना ली, पर फिर मैं उसमें ये देखता था कि सर ने कुछ अलग तरीके से कराया है क्या इसमें, अगर कुछ मेथड चेंज है तो फिर मैं उसको अडॉप्ट करने की करता था कोशिश। ओके। चिराग ने एक बहुत अच्छी बात की यहाँ पर कि आप लोग भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है, हम पजल्स कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें टाइम नहीं बचता है कि हम वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें। तो एक वीडियो से आप शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब हाँ मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, वहाँ पर वीडियो से क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है आप अटक चुके हो तो उस पॉइंट से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं अटके तो फिर फाइनली सॉल्यूशन तो निकल ही आता है। इससे टाइम भी बचेगा और आपकी इनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट चिराग? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, रीजनिंग में और कौन सा, एक तो आपने पजल्स की बात की, पजल सिटिंग अरेंजमेंट हमने कहा, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी होते हैं, क्या उनको भी इक्वली वेटेज रखनी चाहिए या सिर्फ पजल्स पे फोकस करके ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि चाहे रीजनिंग चाहे क्वांट कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दीजिए। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि मतलब आप पजल्स बना के जा रहे हो या मैथ में डीआई बना के गए, अर्थमेटिक छोड़ दी कि नहीं हम तो डीआई बनेंगे, पर पेपर में बहुत बार ऐसा होता है डीआई कम डिफ़िकल्ट आ जाती है और क्वांट की अगर बात करें तो डीआई डिफ़िकल्ट आ जाती है और अर्थमेटिक ईजी आ जाती है। तो उस पॉइंट पे लगता है कि नहीं यार करना चाहिए। तो ये गलती मैंने फर्स्ट टाइम में करी थी, ये प्रीलिम्स में भी करी थी, मेंस में भी। तो फिर उस चीज़ से मैंने सीखा। तो रीजनिंग में भी सारे टॉपिक्स कवर करे थे, एक भी नहीं छोड़ा था। हाँ, जैसे एक कुछ टॉपिक्स होते हैं मतलब लॉजिकल रीजनिंग वाले, उसमें अगर लगता है आपको कि नहीं थोड़ा हम वीक हैं उसके अंदर, तो उसको छोड़ना नहीं, करना है। चाहे 1-2 क्वेश्चन भी करो पर आप प्रैक्टिस में रखो उस चीज़ को, सो दैट कि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास कि कुछ और करने लायक, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मेंस की रीजनिंग की बात कर लेते हैं। जैसा आपने लॉजिकल रीजनिंग की बात की, तो मेंस में आती है, प्रीलिम्स में तो अपनी लॉजिकल रीजनिंग आती नहीं है। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया होती है इनकी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। क्या आपको
ऐसा लगा है कि इनको ना छोड़ के इनकी अच्छी प्रैक्टिस करके इनमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, ये वैसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है और मोस्ट नेग्लेक्टेड भी हैं। सबसे ज़्यादा लोग इसी को छोड़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दो, करनी नहीं है। पर पेपर पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको करना चाहिए। और मेंस की जो पजल्स होती हैं काफ़ी हाई लेवल की होती हैं, और बिल्कुल सर। आपको याद है जब पहली बार कोई मेंस की पजल लगाई तो कितना टाइम लगा होगा आपको? मेंस की पजल के लिए सर स्टार्टिंग में, मतलब पहली बार मैंने जब 2020 में एग्ज़ाम दिया था तब प्रैक्टिस कर रहा था मेंस की। पजल देखी तो पहले तो यूँ लगा यार इतनी बड़ी पजल है और पेपर में क्वेश्चन भी इतने आते हैं, टाइम भी लिमिटेड है, कैसे करेंगे, क्योंकि लेंदी होती है काफ़ी। पर यह है कि अपने को करना है, अब ठान लिया है कि हाँ एग्ज़ाम देना है तो फिर सही ढंग से सारी प्रिपरेशन करके दें। तो लेंदी थे क्वेश्चंस, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दें। शुरू में लगते थे, कभी कभी 1.5-2 घंटे भी लग जाता था पजल्स में, पर ये था मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि खुद से करना है। आखिर में आते आते कितना टाइम लगता था फिर मेंस का पजल लगाने में? मैक्स टू मैक्स 10 to 12 मिनट्स, 10-12 मिनट में। और इतना आई थिंक एग्जाम में इनफ होता है आपके इनफ लिए। होता है सर। इतने टाइम में अगर एक पजल हो रही है तो आप सही डायरेक्शन जी में सर। जा रहे हो, उसमें ज़रूरत नहीं है कि 5 मिनट में ही होनी चाहिए या 3 मिनट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। वो कैंडिडेट्स होते हैं, अब जैसे सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, कोई कुछ कर लेते हैं 7 मिनट में, 5 मिनट में भी, तो उनको देख के ये नहीं करना कि यार ये तो कर लेता है, हम नहीं कर पा रहे। आप कर रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि हाँ जितने नंबर, मतलब एक कह सकते हैं ना कि ऑन एन एवरेज आपको मॉक में रखने हैं। पर और मॉक में भी एक चीज़ है कि परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मार्क्स तो कभी मॉक का लेवल डिफिकल्ट है, हार्ड है, पर आप परसेंटाइल पे फोकस करके चलो और करते जाओ क्वेश्चन। ओके, रीजनिंग में और कोई आपके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं या उनको करना चाहिए? मिसक्लिनियस टॉपिक्स में हम पजल्स की बात तो कर ही चुके हैं, इसके अलावा कोई और टॉपिक जो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है और काफ़ी आसान भी आता है मेंस में? न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो आते हैं ना सर, वो इजी रहते हैं, मतलब दिखने में लंबे होंगे क्वेश्चन, लेंदी भी होंगे, पर मेंस के पेपर में कभी उसको छोड़ना नहीं है। अगर न्यू पैटर्न दिख रहा है तो एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए कि हाँ कहना क्या चाह रहा है। और जैसे डायरेक्शन बेस्ड आजकल क्या कॉम्बाइन क्वेश्चन आते हैं, 2-3 टॉपिक्स मिला के, डायरेक्शन हुआ या फिर पजल हुई, इनको कॉम्बाइन करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो उसमें जैसे मेंस में मेरे साथ हुआ था एक बार कि ऊपर से क्वेश्चन देखा, आधा क्वेश्चन दिखा था, तो उसमें लगा कि ये इजी क्वेश्चन है डायरेक्शन का ही, पर जब उसको पूरा स्क्रॉल करते हैं तब पता चलता है और भी है इसमें साथ में। सो आपने प्रैक्टिस के लिए आपने वीडियोस जो आपने बताई हैं और हाँ। मॉक टेस्ट से आपने को, इसके हाँ। अलावा आपने कोई प्रैक्टिस के लिए और कोई चीज़ अडॉप्ट की हो? नहीं कोई सर, source? मॉक टेस्ट मैंने 2 परचेज करे थे, ठीक है, तो उससे उन्हीं से आप प्रैक्टिस करते थे? हाँ, वो भी इसलिए कर लिए थे कि मॉक टेस्ट क्या, मतलब एज ए ह्यूमन ही डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो अलग अलग कंटेंट डेवलपर्स होते हैं, तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए 2 मॉक टेस्ट सफिशिएंट थे, तो वही कर लिए। ठीक है, फाइनली रीजनिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर एडवाइस देना चाहेंगे सभी को, प्रीलिम्स, मेंस और मेंस को फोकस करके, कि क्या ऐसा करना चाहिए कैंडिडेट्स को? एक डर रहता है ना मेंस का, प्रीलिम्स का डर नहीं रहता, प्रीलिम्स की आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपका डर निकल जाता है, लेकिन मेंस का डर अच्छे अच्छे जो धुरंधर खिलाड़ी होते हैं उनको भी रहता है, उनके लिए कोई फाइनल एडवाइस? फाइनल एडवाइस सर ओवरऑल मेंस के लिए है कि आप जो भी मेंस का पेपर हो उसको पूरा देखें, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डूएबल होते हैं। हम क्या करते हैं एज ए कैंडिडेट की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया कि हाँ लेके बैठ गए कि करेंगे इस क्वेश्चन को, जबकि कई बार वो होता है कि वो क्वेश्चन करने लायक नहीं है पेपर के। आप घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, कई क्वेश्चंस होते हैं मेंस में जो आप घर पे करो, प्रैक्टिस घर पे करनी भी चाहिए, पर एट द एग्जाम सेंटर आपको वो चीज़ क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। डूएबल क्वेश्चंस करो, पूरा पेपर देख लो एक बार, उससे क्या आइडिया लग जाता है हाँ ये टॉपिक्स कर सकते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश, कोई भी, आपको वो क्वेश्चन वही करने मेंस में, नंबर उन्हीं से आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे करते हैं, क्वांट के ऊपर। जी क्वांट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक माना जाता है, इवन रीजनिंग से ज़्यादा क्वांट को बहुत ज़्यादा डर बैठा होता है क्वांट का, क्योंकि क्वेश्चंस अलग लेवल के होते हैं, एक बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है, जी सर। चाहे अर्थमेटिक हो चाहे डीआई हो। आपको भी इसी तरह का डर लगता था शुरुआत में? क्वांट को लेके इतना नहीं था, क्योंकि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बेसिक्स क्लियर थे कि हाँ मैथ में ये चीज़ें हैं। बस ये है कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो हैं, जैसे स्पीड मैथ्स वगैरह हुए, या जो सिंपल जो ट्रिक्स एंड कैलकुलेशंस वाली है, वो चीज़ थोड़ी बहुत करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मैंने डेली रूटीन का मेरा फिक्स था कि क्वाड्रेटिक करनी है, नंबर सीरीज़ करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये डेली करने हैं 10-15
उससे क्या आप एक मतलब जैसे अगर आपने एक बार शॉर्ट ट्रिक या स्पीड मैथ्स का किसी का वीडियो देख लिया, एक बार के लिए चीज़ समझ आ जाएगी ऐसे ऐसे करना, पर अगर जब वो रूटीन में प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो फिर टाइम के साथ भूल जाते हैं वो चीज़। इसलिए आप डेली रूटीन में वो प्रैक्टिस करते रहो, उससे इजीली। आपने अभी ट्रिक्स की बात की, ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल रहती हैं ट्रिक्स की। ये ट्रिक्स कब कितने हद तक काम आती हैं? ट्रिक्स का सर मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी जैसे 1/4 इंटू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप 1/4 को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लो ताकि वो चीज़ ईजी बन जाएगी। मतलब एक अपने लेवल पे भी आप डेवलप कर हाँ। सकते हो चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टिक टू दैट वीडियो ही रहो कि वैसा जैसा उन्होंने बताया वैसे ही हमें करना है। नहीं वैसा नहीं सर, आप खुद से भी बना सकते हो छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे 17 इंटू समथिंग कुछ मल्टीप्लाई करना है तो 17 को बाई पार्ट्स में ब्रेक करके और दोनों को अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपने mind चलिए, के, हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। कभी भी मतलब किसी और की स्ट्रेटेजी को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना चाहिए कि हाँ वो ऐसे कर रहा है, उसने ऐसे बताया, ठीक है, उसके हिसाब से वो काफ़ी टाइम से कर रहा होगा तो उसमें कंफर्टेबल है। अच्छा, स्पीड मैथ्स के आप ऑन एन एवरेज रोज के 10-15 क्वेश्चंस करते थे? हाँ On an average। इतने ही थे, क्योंकि ठीक फिर है। प्रीलिम्स के हिसाब से था तो बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना था प्रीलिम्स में, तो इसलिए फिर और इसके अलावा अब अर्थमेटिक पे आते हैं। अर्थमेटिक काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं अर्थमेटिक एक छोड़ दीजिए, अर्थमेटिक करना चाहिए। एक पोर्शन ऐसा है कि जो कहता है अर्थमेटिक कर लो, एक पोर्शन ऐसा है स्टूडेंट्स का जो कहता है अर्थमेटिक की ज़रूरत नहीं है, अकेले डीआई से हो जाएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू अर्थमेटिक को लेकर? मेरा सर पॉइंट एकदम क्लियर था इसमें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पूरा सब्जेक्ट लेके चलना है साथ में। अगर डीआई आपके सिलेबस में है, अर्थमेटिक है, तो करनी चाहिए वो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पेपर में कई बार ऐसा होता है, एक जैसे डीआई टॉपिक है तो डीआई के क्वेश्चन टफ आते हैं, अर्थमेटिक के ईजी आ जाते हैं। डीआई कर घर से गए हो कि डीआई करूँगा मैं, और वहाँ गए डीआई में टाइम लग गया, तो एट द एंड मार्क्स मैटर कर रहे हैं आपके। और घर पे मतलब अपने पास जो टाइम है उसको एक अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए कि एग्ज़ाम के बाद ये ना लगे यार ये साल तो वेस्ट कर दिया। वो बात तो है। अच्छा, प्रीलिम्स में एक बड़ा एक चलता है कि 35 क्वेश्चंस हैं या 30 क्वेश्चंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम, जो भी एग्जाम आपका है। जी सर। तो 35 में से 35 मुझे क्वांट के, रीजनिंग के, क्वांट की अभी बात कर ही रहे हैं अपने, तो क्वांट के 35 में 35 करने बहुत ज़रूरी होते हैं एक फाइनल कट ऑफ निकालने के लिए? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर पीओ का एग्ज़ाम है तो 35 आउट ऑफ 35 कोई, मतलब मैं तो ये कहता हूँ रीजनिंग में भी कोई, क्योंकि रीजनिंग में जैसे कई क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड मतलब होता है ना कि फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ लेटर को मिला के कुछ न्यू वर्ड बन रहा है, तो वैसे क्वेश्चन का रिस्क क्यों ही लेना प्रीलिम्स में एक एक नंबर मैटर करता है कट ऑफ के लिए। तो सेम क्वांट में भी ऐसा ही है कि पूरे नहीं आ रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप एवरेज क्वेश्चन बनाओ, पर पूरा पेपर करना चाहिए, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। अर्थमेटिक में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और उन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जिसको हम एग्जामिनर फेवरेट कहते हैं, कुछ ऐसा है? ऐसा सर मैंने तो कभी गौर भी नहीं करा और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि था कि सारे करने हैं। तो अर्थमेटिक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई, तो ठीक है, शुरू के 15-20 दिन सारे टॉपिक्स एक एक दिन करके अगर क्लियर कर लो और डेली रूटीन में उस टॉपिक की डीआई बना लो, तो आपकी दोनों प्रैक्टिस, डीआई भी बन रही है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो छोड़ा हो आपने अर्थमेटिक में? अर्थमेटिक में सर एक प्रोबेबिलिटी का मैंने, प्रोबेबिलिटी आपने छोड़ कर गए, तो और आई थिंक उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस, हाँ चांसेस भी कम ही होते हैं, प्रोबेबिलिटी की आने की प्रोबेबिलिटी कम ही रहती हाँ है। सर, प्रोबेबिलिटी कम है, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो डीआई पे चलते हैं। प्रीलिम्स लेवल की डीआई काफ़ी इजी होती है मेंस के मुकाबले, तो कैसे फोकस किया? मतलब मेंस की डीआई को ही प्रैक्टिस करते थे या प्रीलिम्स की करते थे, कैसे करते थे? सर जब मतलब मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तब मैंने फिर प्रीलिम्स नहीं करके मेंस की शुरू करी थी प्रिपरेशन। मतलब स्टार्टिंग ही मैंने मेंस से करी थी, तो डेली का फिक्स था, जैसे मॉक को सबमिट करता था मैं मेंस के मॉक को, और पर डे एक सब्जेक्ट, जैसे आज अगर क्वांट का है तो उस दिन क्वांट का वो पेपर बनाया, तो उसमें क्या डीआई की प्रैक्टिस भी हो गई। फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम डिवोट करता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए स्पीड मैटर करती है और मेंस में कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। ठीक है, तो जब आपने डीआई, वही सेम क्वेश्चन मैं पजल वाला पूछूंगा कि जब पहली बार डीआई मेंस की लगाई थी तो क्या बहुत डर लगा था उस टाइम? बहुत टाइम लगा था? क्योंकि वो माइंड में एक रहता है कि मेंस का पेपर है, और फिर मतलब कट ऑफ देखते हैं कि यार 250 में से कट ऑफ तो 75-80 के अराउंड है, तो लगता था कि इतना मतलब 250 नंबर का पेपर है और कट ऑफ इतनी कम जा रही है, ऐसा रीज़न। फिर
थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करते तब पता चलता है कि पेपर टफ आता है लिटरली मेंस का। तो शुरू में एक डर रहता है मन में कि यार मेंस का पेपर है, पर टाइम के साथ प्रैक्टिस करते गए तो वो चीज़ ओवरकम हो गई थी। अच्छा ठीक है, ये आपने जो क्वांट की अभी बात अपने कर ही रहे हैं, एक आपने अभी बीच में बात की थी एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम के दौरान हम क्वेश्चंस चूज़ करने की बात करते हैं, तो क्वांट में भी वही स्ट्रेटजी चूज़ करना पड़ता है आपको मेंस में क्वेश्चंस को कि कौन सा मुझे क्वेश्चन करना है, किस टाइप का करना है? बिल्कुल सर, क्योंकि सब एस्पिरेंट्स की अलग अलग फेवरेट टॉपिक्स बन जाते हैं प्रिपरेशन करते करते कि हाँ ये टॉपिक मैं मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा इस टॉपिक को। तो अगर वो टॉपिक आपको वहाँ दिख गया तो पहले उसको अटैम्प्ट कर लो एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहता कि आप घर से माइंड बना के जाओ कि इतने कट ऑफ ये है, हमें इतने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आप कट ऑफ अगर 80 है तो आप मतलब उसके हिसाब से एक बार बाइफरकेट कर लीजिए, इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उससे ऊपर अपना कर लो, और उसके बाद फिर अगर कुछ लग रहा है कि इसमें और करना चाहिए हमें या और कुछ डुएबल है तो कर लो, कोई इशू नहीं। जो क्वांट सब्जेक्ट में जैसे आपने बताया कि वही बहुत लेंदी डीआईज होती थी, करने में टाइम लगता था जी सर। तो एक मोमेंट ऐसा नहीं आया जब शुरुआत जब आपने की थी तो डीआई जब करने बैठे थे, अरे यार इतनी मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी, छोड़ देते हैं प्रिपरेशन? ये सर फर्स्ट टाइम में हो चुका था एक बार। ठीक है, तो शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि जॉब छोड़ दी, ठीक है रीजनिंग तो चलो अपना फेवरेट सब्जेक्ट था, हो गया। इंग्लिश में तो इंग्लिश क्या आएगा तब बताऊँगा। इंग्लिश में भी मेरा शुरू से थोड़ा सा एक डर सा रहता था इंग्लिश को लेके कि बैंकिंग एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी मेंस वाला पेपर थोड़ा सा लगता था, और फिर क्वांट में भी ऐसा होता डीआई नहीं बन रही तो डिमोटिवेट बीच में हो गए थे कि नहीं यार छोड़ देते हैं, नहीं करते। पर ये था कि अब ठान लिया है कि करना है एग्ज़ाम के लिए तो फिर कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल करना ही है। ठीक है, एक बीच में आपने बात की थी कि मॉक टेस्ट में सबमिट करके देता जी था सर। ये कितना सही है मॉक टेस्ट को सबमिट करके देना? काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इस मामले में कि एक पोर्शन स्टूडेंट्स का ऐसा है जो कहता है कि मॉक टेस्ट को सबमिट करके मैं दूंगा और मेंस का, और एक कहता है कि नहीं मैं बिना सबमिट के टाइमर के साथ दूंगा। आपका क्या सोच है इस मामले में? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मेंस का मॉक तो सबमिट करके ही देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो टाइम काफ़ी टेकिंग है मेंस का मॉक। अगर आप उसको टाइम के साथ कर रहे हो फिर उसको बाद में एनालिसिस करके क्वेश्चंस भी बना रहे हो, वो आप डेली रूटीन में सही नहीं। अगर आप प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया या प्रीलिम्स आप देखे आपको लगा कि क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप टाइम के साथ करिए, उससे पहले उसको एज अ प्रैक्टिस पर्पस के हिसाब से सबमिट करके करिए, ताकि क्या क्वेश्चन सारे करने, क्वेश्चंस क्वालिटी मैटर करती है कि हाँ क्वेश्चंस आप सारे कर रहे हो उसमें। चलो अब नेक्स्ट अपने इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश जैसा अभी बताया कि काफ़ी डर लगता था, आप हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम से हैं? मैं सर 10th तक मतलब जिस स्कूल में था वो इंग्लिश मीडियम थी, पर ऐसा वो नहीं था कि सब कुछ इंग्लिश में हुआ, वो नाम की इंग्लिश मीडियम वाली थी कि हाँ इंग्लिश मीडियम, पढ़ाई इंग्लिश में होती थी सारी। उसके बाद मैंने 11th 12th गवर्नमेंट स्कूल से करी थी तो वहाँ कुछ लेना देना नहीं था, और फिर कॉलेज में भी इतना कुछ तो मेनली हिंदी बैकग्राउंड हाँ, से हिंदी मीडियम, तो इसलिए थोड़ा डर ज़्यादा होगा। बिल्कुल सर। तो कैसे टैकल किया, एक शुरुआत कैसे की, मतलब कि अपने आप को मनाया कैसे कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है? इंग्लिश का सर ऐसा हुआ था कि मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना मैंने फर्स्ट टाइम, तो एक बार यूँ हुआ कि मॉक दे के देखते हैं, प्रीलिम्स का ही मॉक दिया था, तो इंग्लिश में कोई प्रैक्टिस रूल्स वगैरह करे नहीं थे, मैंने यूँ ही सबमिट करके देखा। तो उसमें बेसिक मतलब मैं डेली रूटीन में ऐसे रीडिंग वगैरह या कुछ मोबाइल में आर्टिकल्स वगैरह इनको पढ़ता ही था, तो उस बेस पे मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं। तो उसमें नंबर मेरे आए थे 20+ नंबर आए थे, तो मैंने कहा यार एक डर तो ये मेरे मन का ही वहम है, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। फिर उसके बाद मेंस का दिया तो मेंस में लगा कि नहीं थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ज़्यादा हवाबाजी में गए तो मतलब नहीं है। फिर मेंस के लिए वही रूटीन में, डेली रूटीन में रीडिंग वगैरह करता था। रीडिंग का ये था कि शुरू में मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें सब बोलते कि एडिटोरियल पढ़ लो या रूल्स, ग्रामर के रूल्स वगैरह, वो ठीक है एक बार देखे थे ग्रामर्स के रूल, पर उसमें वही है फिर भूल जाते हैं टाइम के साथ। तो फिर मैंने कहा रीडिंग करते हैं अपन, एडिटोरियल वगैरह करने शुरू करें तो वही बोरिंग से लगते कि हाँ यार नहीं क्या ये, मतलब दिन में भी मतलब एक तो आप रीजनिंग मैथ्स में दिमाग लगा रहे हो अपना, और फिर वो आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो। फिर मैंने देखा तो फिर ये लगा कि जो मेरे इंटरेस्टेड फील्ड्स के टॉपिक्स हैं उनको ही मैं क्यों ना एट द एंड रीडिंग करनी है, कुछ भी करो इंग्लिश के लिए। तो फिर मैंने अपने जो फेवरेट टॉपिक्स थे उनके टॉपिक्स
नेट पे गूगल करके सर्च करे और उनको रीड करना शुरू करा। तो उससे फिर रीडिंग से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगने लगा, तो फिर मैंने फुल टाइम रीडिंग के लिए ही कर दिया कि नहीं, रीडिंग से ही कर लेंगे इंग्लिश। तो आपकी बातों से वही एक क्वेश्चन और है कि 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एक रीडिंग वाला स्टूडेंट है जो कहता है मैं रीडिंग करके निकल जाऊंगा, एक दूसरा स्टूडेंट है जो ग्रामर के रूल्स पे जाऊंगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़िए, वो आपको उससे इम्प्रूवमेंट मिला। हाँ, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब करना चाहिए या नहीं करने चाहिए? एक बार के लिए कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग का इम्पैक्ट है मेंस के पेपर में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेंस में आरसी आते हैं लेंदी, और रीडिंग की अगर हैबिट नहीं है तो आप उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगा दोगे, और उतना टाइम अगर उसमें लगा दिया तो फिर पेपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए रीडिंग अगर डेली रूटीन की हैबिट में है तो वो बढ़िया आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। एक बार के लिए रूल्स, आप एक बार जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है कोई, तो वो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स देख ले कि हाँ ये चीज़ है, उससे क्या एक बार, कई बार जैसे एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो सिंपल एक कोई रूल उसमें हाईलाइट हो जाता है कि ये रूल यहाँ फॉलो नहीं हो जाएगा इजीली। चिराग की बातों से एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि एडिटोरियल अभी चिराग ने बताया कि रीड करते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडिटोरियल वही पढ़ते थे जो न्यूज़पेपर में पर्टिकुलरली एक आता है सेगमेंट एडिटोरियल वाला, ये अपने फेवरेट आर्टिकल्स पढ़ते थे जो इनको पसंद थे, जो इनको अच्छे लगते थे। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करते हैं एडिटोरियल पेज पर, और हमें सब कुछ बोरिंग सा लगने लग जाता है कुछ दिन बाद और हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप अगर बोरिंग आपको फील हो रहा है तो आप उन टॉपिक्स पे जाइए जो आपको अच्छा लग रहा है। एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम एडिटोरियल ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी अगर आप स्पोर्ट्स का पेज भी पढ़ रहे हैं तब भी वो रीडिंग में ही काउंट होगा। अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी एक रीडिंग में काउंट होगा, उसमें भी वो कैब्स आती हैं, उसमें भी आपके बहुत अच्छे कंटेंट होता है। रीडिंग का मतलब है न्यूज़पेपर में कोई भी पेज पढ़ना, चाहे वो पेज 3 हो, चाहे पेज 10 हो, चाहे पेज 11 हो। राइट चिराग? जी सर। और सर इसका एक बेनिफिट और है कि रीडिंग करने से क्या, जैसे मेंस में क्वांट रीजनिंग में अगर डीआई या पजल्स है तो वो भी लेंदी होती है। रीडिंग की एक हैबिट रहेगी ना तो फटाफट उसको पढ़ सकते हैं और उसमें से जो काम की चीज़ें वो निकाल के अपन पेज पे नोट कर सकते हैं। ये चीज़ का भी बेनिफिट मेरे को शुरू में नहीं लगता था, पर जैसे जैसे टाइम के साथ हुआ तो लगने लगा कि हाँ ये चीज़ है, तो फिर मैंने और ज़्यादा कहा ठीक है रीडिंग कर लेते हैं, 3 सब्जेक्ट में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्यों ना करनी चाहिए। इंग्लिश के सोर्सेज क्या रहे? मतलब एक सिर्फ रीडिंग और वही मॉक टेस्ट आप देते थे, नथिंग, इसके अलावा आपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से की आपने? हाँ, प्रैक्टिस सारी मॉक टेस्ट से। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के बारे में कुछ फाइनल एडवाइस, कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहोगे? मेंस के पॉइंट ऑफ से सर, डिस्क्रिप्टिव एक मेंस में रहता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव की बात ही कर लेते हैं, वो पॉइंट रह गया हमारा डिस्क्रिप्टिव का। कैसे किया डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन का, क्या रहा? आपके जो चैनल पे शायद वीडियो आया था अर्जुन सर का, तो मैंने उसी से करी थी डिस्क्रिप्टिव की। अर्जुन सर ने लेटर और ऐसे का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट बता दिया था और ऐसे का, तो उसी फॉर्मेट पे एग्जैक्ट जो उन्होंने मतलब लिखवाया था, मेरे को आज भी याद है। उन्होंने एक जयपुर का प्रताप नगर का एड्रेस था, वो आज वही हर पेपर में मैं वही लिखता था, तो वो फॉर्मेट से करी थी डिस्क्रिप्टिव लेटर की। और ऐसे के लिए जो उस टाइम पीरियड में जो हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तब कोविड वाला टाइम था, तो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम या फिर इसके ऑनलाइन एजुकेशन के प्रो कॉन्स, तो ये जनरल टॉपिक थे कि पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत डेली रूटीन में आप अगर रीडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आ जाती है वो चीज़ें। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको जैसे लेटर के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल 2 आएंगे एग्जाम में, तो फॉर्मल अगर सेलेक्ट कर लिया और हो गया, जैसे एसबीआई में 50 मार्क्स का रहता है डिस्क्रिप्टिव, तो लेटर इजीली आप 20 में से 17-18 इजीली ले सकते हो। और एसए के लिए सर ये था कि उसमें जो हॉट टॉपिक्स थे उसके एक फ्रेम कर लो घर से कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे लिखनी है मेरे को, क्योंकि मेंस में आपको एक तो माइंड में स्ट्राइक भी होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड बातें, और साथ में आपको टाइप भी करना है, तो वो चीज़ के लिए आप रीडिंग करोगे तो उसमें वो आ जाएगी। और इसलिए फिर ऐसे का ऐसे ही करा था मैंने, सारा जो हॉट टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे, और बाकी वही अर्जुन सर का वीडियो था जो उससे कर लिया था। ओके चिराग, सो नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है जनरल अवेयरनेस। प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता है। जी और सर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है, मतलब काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आपका क्या पॉइंट है? वो कब आपने जनरल अवेयरनेस को टाइम दिया और कैसे कैसे प्रिपेयर किया आपने? सर जनरल अवेयरनेस जैसे आपने बताया नेग्लेक्टेड टॉपिक है, पर वो सबसे स्कोरिंग भी है। तो मेरा यही था कि शुरू से डे 1 से ही जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अब यूट्यूब पे सब सर्च कर लेते हैं कि हाँ क्या क्या आएगा कैसे, तो उसमें आइडिया लग गया था कि 6 महीने की करंट अफेयर्स आनी है। तो
तो उसमें से 80-85% मार्क्स आ सकते हैं आपके। तो मैं डे 1 से ही करंट अफेयर्स करता था डेली। उसमें जैसे आपकी जो यूट्यूब वाली क्लास आती थी मॉर्निंग में, वो क्लास से कर लेता था, और नाइट में जो एक अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में क्वेश्चंस करवाते थे वो वाला, ये 2 वीडियोस हो जाते थे। और दिन में कभी बीच में एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लिया तो उससे रिवाइज कर लेता था। ठीक है, एक दिन में कितना टाइम देते थे करंट अफेयर्स को पढ़ने में? सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, वो डिपेंड करता है, कभी कुछ न्यूज़ अगर ज़्यादा है तो लग जाता था 1.5-2 घंटा भी ओवरऑल, मतलब मॉर्निंग और नाइट का वीडियो मिला के। ये काफ़ी एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, स्पेसिफिकली मुझसे भी पूछते हैं एज अ जनरल अवेयरनेस एजुकेटर, ऑब्वियस है मुझसे पूछेंगे वो बिल्कुल लोग। सर। तो मैं तुमसे जानना चाहूँगा वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तुम्हारा, कि एक दिन में करंट अफेयर्स को सर कितना टाइम दे, मतलब कितना समय देना चाहिए? क्योंकि मेंस में आएगा, उनको जी ये सर। माइंड में होता है कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मुझे प्रीलिम्स को भी टाइम देना है। तो कैसे एडजस्ट कैसे करते थे प्रीलिम्स मेंस की, और मेंस में स्पेसिफिक जीए की प्रिपरेशन को? सर जीए का स्टार्टिंग से वही था कि डेली करनी है प्रैक्टिस, डेली मतलब जो क्लासेस हैं वो देखता था। और जीए के कभी मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, जो पीडीएफ आती थी वो मैं फ़ोन में सेव कर लेता था, जैसे मंथ वाइज सेव करता था, ताकि क्या जब मेंस के बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद रिवीजन कर रहा हूँ तो सारा कंटेंट एक जगह मिल जाए। डेली रीडिंग जैसे जो आई करंट अफेयर से वो कर ली, उसके बाद वीकली रिवीजन करता था मैं उसका। संडे को मेरा मोस्टली जो था वो बैंकिंग अवेयरनेस, जीके, इनको टाइम देता था। और जब प्रीलिम्स, ये ऐसा नहीं था कि प्रीलिम्स से पहले नहीं करनी, क्योंकि मेंस देना ही है, आज नहीं तो कभी दोगे मेंस, तो क्यों ना फिर, क्योंकि मेंस के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप 6 महीने करंट अफेयर से एक साथ कर सको। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप डेली उसको करते रहिए, ताकि बाद में एक साथ इकट्ठी नहीं होगी, और जैसे जैसे करते जाएंगे वो नेक्स्ट मंथ में वो न्यूज़ कवर हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है जैसे जीडीपी फोरकास्ट वगैरह के डेटा है, तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम मंथ है उससे पहले का कर लो, बाकी पीछे वाला पूरा स्किप कर देता था। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी, मतलब किस टाइप से रिवीजन करते? रिवीजन वही सर, वीकली, 15 डेज एंड मंथली। ओके, वीकली, वीक में एक दिन आपने किया? वीक में एक दिन, संडे फिक्स था मेरा। ठीक है। उस दिन कोई और सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि अब एज के अकॉर्डिंग थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना ही है सर, तो उस हिसाब से संडे को सिर्फ ये जीके और बैंकिंग अवेयरनेस करता था, बाकी रिलैक्स। ठीक है, तो 15 दिन बाद, 30 दिन बाद कभी ऐसा नहीं फील होता भूल गया मैं पिछला, कि करंट अफेयर्स भूल रहा हूँ मैं पिछली? कभी वैसा नहीं करा ना कि बैठ के रट रहे हैं वो न्यूज़। ठीक है, एक न्यूज़ है, इसको पढ़ लिया। अपने लोकल सिटी में या कहीं भी कुछ होता है तो एक पता रहता है, अगर महीने भर पहले भी कुछ हुआ हो तो याद आ जाता है, हाँ वहाँ ऐसा हुआ था, तो उसको ऐसे लिंक कर करके चीज़ें पढ़ता था। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी सही रही रिवीजन की, तो आप भूलना भी, आप भूलते कम थे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है करंट अफेयर्स, और इसलिए वो एक माइंड में एक कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाती है आपकी। नहीं सर, रिवीजन अगर कंटिन्यू रख रहे हैं और मतलब उसको आप टाइम के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं ना, और साथ में चीज़ को समझ भी रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्यों हुआ था ये, तो वो चीज़ याद रहेगी माइंड में। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस कब आपने शुरू की करनी? बैंकिंग अवेयरनेस सर जैसे बताया मैंने, संडे को तो वही आपका एक लेक्चर था अनअकैडमी पे, उसी को मैं देखता था डेली का एक वीडियो, मतलब संडे को 1-2 वीडियो देख लिए, तो ऐसे टाइम के साथ साथ चलती रही। और फिर न्यूज़ करंट अफेयर्स में भी आती है, तो उससे भी थोड़ी बहुत लिंक होती है, तो क्लासेस में वो चीज़ समझ आ जाती थी। ठीक है, तो ये बैंकिंग में शुरुआत से कर दी थी या बीच में कभी प्रीलिम्स के बाद आपने करनी? नहीं सर, डे 1 से, मतलब सारा फंडा क्लियर था कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ये जर्नी है, यहाँ रुकना है, यहाँ आगे बढ़ना है, ऐसे करके पूरा। ठीक है, कुछ फाइनल एडवाइस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? जनरल अवेयरनेस के लिए सर एक ही एडवाइस है, उसको डेली फॉलो करें, डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, और उसके लिए कभी ये ना सोचें कि ये तो मेंस में आएगी, मेंस के लिए हम इसको बाद में करेंगे। बाद में प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 15 दिन के टाइम में नहीं होगी वो, इसलिए उसको अभी से शुरू करें और करते जाएं, कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन इसी में मैं एक और पूछूंगा, एक माइंड में आ गया, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे भी कि सर मेरा एग्ज़ाम मैं नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ, तो मैं अभी से करंट अफेयर्स करने शुरू करूँ या नेक्स्ट ईयर होगा तो मैं तब 6 महीने की काउंट करके कर लूँगा? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके? ये सर कुछ हद तक ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना, मैं 2020 में दिया, नहीं हुआ, तो जैसे जनवरी की मार्च में SBI PO का रिजल्ट आ गया था और अप्रैल में IBPS PO का, तो उस बीच में मैंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट ईयर देना है, मतलब ये है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, जिस दिन कर दी
उस दिन से करंट अफेयर साथ में लेके चलनी है, ऐसा साथ में नहीं। लेके चलना है, सही है, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट अब चलते हैं हम इंटरव्यू राउंड पे, जी सर। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। आई थिंक जब आपने स्टेट बैंक इंडिया का पीओ का दिया होगा उस टाइम जीडी नहीं था, उस हाँ वक्त सर, ग्रुप डिस्कशन डिसकंटिन्यू किया हुआ जी था सर, वो उन्होंने, कोविड की वजह से 2 ईयर डिसकंटिन्यू, तो उस टाइम तो आपका केवल इंटरव्यू ही हुआ होगा। जी सर, फर्स्ट राइट, तो इंटरव्यू कैसे आपने प्रिपेयर किया और कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू सर जब मतलब 2020 में भी मैंने दिया था, तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन करी थी आपका ही वो अनअकैडमी पे जो वीडियोस थे उसी से करी थी मैंने, जो एक कोर्स बना हुआ था पर्टिकुलर, तो उससे एक आइडिया लग गया था ड्रेसिंग कैसे करनी है इंटरव्यू के लिए, कैसा आपको वहाँ रिप्लाई करना है उनके क्वेश्चंस पे। जैसे मैं बैंकिंग इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरे से एक क्वेश्चन मतलब फिक्स था, मुझे पता था ये आएगा, वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सर्च करा इधर उधर, तो फिर उसका एक अच्छे से आंसर फ्रेम कर लिया था कि ये आंसर बोलना है, क्योंकि ये पूछेंगे, हर बार पूछेंगे। और फिर वो वीडियोस से करा, और फिर धीरे धीरे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता है। नॉलेज रहेगी तो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली उनको आंसर कर पाओगे, क्योंकि वो एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। वहाँ पे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आता है पर उस टाइम आंसर याद नहीं आ रहा। जैसे मेरे साथ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने आईएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली थी। अब एकदम से मेरे को वहाँ स्ट्राइक नहीं करी, फिर मैंने कहा सर ये मेरे को अभी याद नहीं है। तो फिर उन्होंने आरटीजीएस और ईएमआई की पूछी, तो वो बताई, तो उनको लगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है। तो घबराना नहीं है इंटरव्यू के अंदर। वो एक तरह से आपको कई बार होता है वो बहुत कैजुअल भी कर देते हैं। जैसे एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत कैजुअल कर दिया था उन्होंने, एकदम कंफर्टेबल, जैसे फ्रेंड्स बैठे हैं। तो उस टाइम मैंने गलती कर दी थी, मैं भी उनके साथ एकदम फ्रेंडली होके उस वे में आंसर दे दिए थे, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था मेरे ऊपर। ओके, फॉर्मल वे में चलना चाहिए। हाँ, वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, पर इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना कि आप वहाँ सारा रायता ही फैला दो। ठीक है, तो एक इंटरव्यू में अभी आपने कहा कि मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है जी सर, कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू पे, या ठीक है चल जाएगा? मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं? इसमें सर अगर जेन्युइनली नहीं आ ही रहा आंसर, मतलब कुछ आइडिया नहीं है आपको, तो वहाँ गैस कुछ भी नहीं करना। उससे क्या होता है, आप जो गैस आंसर दे रहे हो आपको उसकी भी नॉलेज नहीं है। सपोज आपके सामने रोज़ रखा हुआ है कोई, ठीक है, आप कह रहे हो ये लोटस है, तो आपको ये भी नहीं पता कि लोटस कौन सा होता है और रोज़ कौन सा है, दो चीज़ गलत बता रहे हो। इसलिए गलत बिल्कुल भी नहीं देना। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप विद 2-3 सेकंड का ब्रेक लेके सोच लो और फिर उनको मना कर दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करोगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ये तो घर से करके आया है कि मेरे को मना ही करना है। ओके, थोड़ा अपना टाइम लेके, हाँ 2-3 सेकंड सोच के फिर उनको बोल दो नहीं आता। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल रहे हो नहीं आता तो उससे कुछ गलत इम्पैक्ट है। नहीं आता ठीक है, आप सच बोलना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि फेक कुछ आंसर्स फ्रेम करके बोल रहे हो, क्योंकि वो इतने सीनियर्स हैं, वो अगर आप फेक कुछ बोल रहे हो तो पहचान लेंगे आपको ईजिली। ठीक है, और कोई एडवाइस आपकी तरफ से इंटरव्यू से रिलेटेड? इंटरव्यू से रिलेटेड एक तो सर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि नर्वसनेस होती है वहाँ पर। अगर कई बार होता है कि मतलब आप आसपास के एस्पिरेंट्स को देख के लगता है कि यार ये ऐसे, मतलब ड्रेसिंग इनकी ऐसी है, मैं ऐसे आया हूँ, या ये मतलब कुछ हाई फाई स्कूलिंग वगैरह से हैं, या मैं नॉर्मल से हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करके जाओ कि हाँ ये चीज़ मेरे को आती है, और वो पूछ रहे हैं तो जवाब दो, और नहीं आता तो थोड़ा टाइम लेके सोच के, अगर नहीं आता, सही में नहीं आता तो सोच के मना कर दो। गलत जवाब नहीं देना इंटरव्यू के अंदर। ओके, सो चिराग, आपने इंटरव्यू के बारे में बताया, बहुत अच्छे आपने एडवाइस भी किया, और मैं भी अपनी तरफ से एक एडवाइस करना चाहूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे चिराग ने बोला, कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप इंटरव्यू में बिल्कुल आराम से उसको निकाल सकते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, मेन बात ही यही होती है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो कहेंगे सर कॉन्फिडेंस तो है नहीं सर, डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, वहाँ पर क्या बात करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, या वहाँ पर जो भी मेंबर्स बैठे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपके फादर के एज के होंगे, आपके घर के जो एल्डर्स होते हैं उनके एज के लोग होंगे। तो आपको वहाँ पर एक पूरे फॉर्मल वे में नॉर्मल उनसे बात करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ वो पूछ लेंगे। आपको आपकी बैंकिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स आसपास के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको स्पेसिफिकली अपने बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद चलाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए और बहुत बेटर आपका इंटरव्यू जाएगा। आप देखिएगा,
धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा जब आपको बैंकिंग की नॉलेज और आपको आपके आसपास एनवायरनमेंट की नॉलेज अच्छी होगी, राइट चिराग? यस सर, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे IBPS PO के इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था। मैं उत्तराखंड से, मैंने बीटेक करी थी, तो उनमें कोई पैनल मेंबर की पोस्टिंग कभी रही होगी, तो उन्होंने मेरे से वहाँ के क्वेश्चन पूछे थे, जबकि मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि कुछ बैंकिंग अवेयरनेस। उन्होंने पूरा इंटरव्यू मेरे पर्सनल जो एरिया उस पर, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से करी, उस एरिया में क्या क्या फेमस है, कोई टेम्पल है तो वो पूछ लिया वहाँ गए थे कभी या नहीं। तो एकदम कैजुअल वे में उन्होंने इंटरव्यू लिया था इस चीज़ का। तो ये जो आपने बताया कि आसपास का पता रहना चाहिए, तो वो चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। ओके, अब आपके रिएक्शन पे आते हैं। जिस दिन आपका SBI PO का रिजल्ट आया था, आप ऑलरेडी SBI क्लर्क में सेलेक्टेड ही थे, जी तो सर। फिर भी एक PO में सिलेक्शन होने की खुशी अलग ही होती है। क्या जी सर। रिएक्शन रहा घर पे, क्या माहौल था, आपका क्या रिएक्शन था? PO का रिजल्ट आई थिंक यही शाम के टाइम आया था, 7:30-8 बजे। और SBI में स्कोर कार्ड भी साथ में आता है और लिस्ट भी आती है, तो लिस्ट इजीली मिल जाती है, स्कोर कार्ड वो लिंक थोड़ी देर वर्क नहीं करता। तो इसको लिस्ट में देखा, रोल नंबर था, तो एक बार तो लगा कि नहीं यार, खुद पे यूँ लगा कि ये मेरा नहीं है, एक बार जब तक स्कोर कार्ड नहीं देख लेते। मैं यही आया था शाम से, मतलब ऑफिस से आया था घर पे, देखा रिजल्ट आया है, तो इस लिस्ट में था रोल नंबर, फिर स्कोर कार्ड देखा तो थोड़ा सा लगा कि हाँ फाइनली है। तो काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि एक फर्स्ट जो था वो तो SBI क्लर्क के रिजल्ट में हो गया था कि जॉब लग गई है आफ्टर ऑल। वो मेरे को आज भी याद है, 17 नवंबर या 18 नवंबर को आया था क्लरिकल का रिजल्ट। तो उस दिन मैं घर पे भी नहीं था, फिर मैं अगले दिन सुबह पहुंचा था घर, तब मैंने घर पे बताया। तो उस दिन तो अलग ही माहौल था। बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश सर, क्योंकि मेरी फैमिली में क्या, मतलब जॉब में मैं ही हूँ, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट जॉब में मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ। पापा शॉपकीपर हैं, तो एक वो शुरू से सबको उम्मीद थी कि हाँ जॉब छोड़ के प्रिपरेशन भी कर रहा है, और फिर फर्स्ट टाइम में नहीं आया रिजल्ट, तो एक सबको रहता है कि हो जाए। ओके चिराग, तो अभी काफ़ी सीरियस क्वेश्चन हो चुके हैं जी सर। प्रिपरेशन से रिलेटेड। काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइस भी आपने दी और काफ़ी अच्छा लगा आपसे के पॉइंट ऑफ व्यू जान के। अब थोड़ा सा अलग माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं ना। जी सर। कुछ यूनिक से, लेट्स सी कि आप किस तरह के आंसर देते हैं, राइट? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ यू कुड चूज एनी सुपर पावर, ऐसी कोई सुपर पावर जो आपको एग्जाम के दौरान, अब तो खैर एग्जाम क्लियर हो चुका है, लेकिन चलो प्रमोशन एग्जाम होंगे, आगे कुछ और एग्जाम भी देने होंगे, तो उसमें कोई ऐसी सुपर पावर जो आपको हेल्प करे आपके प्रिपरेशन के दौरान? सर एग्जामिनर का माइंड की जो क्वेश्चन सेट कर रहा है पता चलते रहे। तो वो तो काफी अलग सी बात होगी फिर तो। अब सर सुपर पावर चाहिए तो फिर ऐसे ही लेना कि ठीक है। ठीक है, ओके। सो कोई एक, इफ यू कुड क्रिएट अ न्यू रिवॉर्ड फॉर टॉपिंग द एग्जाम, मतलब आपने एग्जाम टॉप किया तो आपको क्या चाहिए, ऐसा क्या रिवार्ड होना चाहिए आपके लिए स्पेसिफिकली? एग्जाम टॉप करने का सर सबसे बढ़िया रिवार्ड यही है, होम पोस्टिंग दे दीजिए। वो बहुत मुश्किल होती है। वही सर, होम पोस्टिंग बैंक की जॉब में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर टॉपर्स को दें तो अच्छी है, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है। इफ यू कुड चूज एनी सेलिब्रिटी टू योर स्टडी पार्टनर हो आपका, सेलिब्रिटी कोई स्पेसिफिकली? अक्षय कुमार सर। क्यों? क्योंकि सर एक तो स्टडी पार्टनर ये है ना कि आप पढ़ते रहते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तो अगर अक्षय कुमार साथ में तो थोड़ा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सुबह रहे हैं। 4 बजे उठाकर दौड़ाएंगे हाँ, भी, तो उससे क्या तो उससे थक नहीं जाओगे सारे दिन, फिर पढ़ाई कैसे होगी? नहीं सर, वो शुरू में 10-15 दिन लगता है थक गए, बाकी रूटीन में अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो नहीं थकते तो उससे। फिर अक्षय कुमार की क्या जरूरत, खुद ही कर लो बस। खुद से सर आलस आता है ना, कौन उठे यार, कोई उठाने वाला चाहिए कि हाँ उठ जा भाई, चलते हैं साथ में। ठीक, अच्छी बात है। ओके, इफ यू कुड क्रिएट अ न्यू सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम, कौन सा सब्जेक्ट होगा और क्यों? न्यू सब्जेक्ट सर जैसे क्वांट है अभी, तो उसमें थोड़ा सा और जैसे इंजीनियरिंग वालों को हेल्प हो जाएगी अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और आ जाए तो। बाकी लोगों को मुश्किल हो जाएगा। बाकी तो सर अब ये है ना कि जिनके लिए मुश्किल है वो अभी भी मुश्किल ही है जो अभी सब्जेक्ट है, बट जो मेजोरिटी इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक्स डाल देंगे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड क्रिएट अ न्यू रूल फॉर द एग्जाम, व्हाट वुड इट बी? न्यू रूल सर, कैलकुलेटर अलाउ कर दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए एग्जाम का। फिर तो एग्जाम रहा ही नहीं वो।
नहीं सर, अब थोड़ा मैंने सब्जेक्ट भी तो बढ़ा दिया ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ठीक है, तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए ना, नॉर्मल चाहिए? साइंटिफिक सर, उसके लिए साइंटिफिक चाहिए। ठीक है, ओके। तो सोचिरा, काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए आपने इस रैपिड फायर राउंड के, बड़ा मजा आया आपके इन इंटरेस्टिंग आंसर्स को सुन के। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है अनअकैडमी की तरफ से। सो थैंक यू सर, सो मच यहाँ पर आए यहाँ पर, और ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ओके, सो चिराग, यहाँ पर एक हमारी ट्रेडिशन है, एक प्रथा है कि जो भी टॉपर आता है वो अपने किसी फ्रेंड को, अपने साथ के कलीग को टैग करता है, और वो ताकि वो उनको हम इनवाइट करें और यहाँ पर आकर हमारे साथ अपनी इंटरव्यू की, अपनी जर्नी को शेयर करें, प्रिपरेशन की। तो आप किसको टैग करना चाहेंगे? सर ये तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया कि किसी सिंगल पर्सन को टैग करना, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ तो जर्नी रही है, सब ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल कराई है, तो सबको तो कैसे टैग करूं, पर 2 जनों को मैं टैग करना चाहूँगा। दोनों अभी मेरे साथ SBI PO में हैं। फर्स्ट वन इज़ धनपत थालोर, ही इज़ करंटली वर्किंग एज SBI PO, SBI क्लर्क भी सेलेक्टेड था और IB में भी सेलेक्टेड था। एंड सेकंड वन इज़ जितेंद्र सिंह पूनिया, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज एन SBI PO। इन दोनों को टैग करना चाहूँगा सर मैं। जितेंद्र सिंह पूनिया एंड धनपत, आप लोगों को हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, बहुत जल्दी हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप यहाँ पर आइए और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो चिराग, काफ़ी मज़ेदार आपने यहाँ पर बातें बताई अपनी प्रिपरेशन से जुड़ी। फाइनल कोई मैसेज सभी स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे, एडवाइस एक फाइनल आपकी तरफ से? फाइनल एडवाइस सर सबके लिए यही रहेगी कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम या लाइफ में कोई भी चीज़ आपने डिसाइड करी है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो उसके पीछे रिग्रेसली लग जाइए कि हाँ ये चीज़ करनी है, जब तक ये अचीव नहीं होगी मैं पीछे नहीं हटूँगा। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम, अगर आपने बैंकिंग एग्ज़ाम को अपना गोल सेलेक्ट करा है, तो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ओवरऑल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इजीली कवर अप कर पाएंगे उसको। ओके चिराग, सो बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें कही यहाँ पर कि डटे रहना है, हिलना नहीं है। जी सर, रुकना नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि डटे रहिएगा, रुकिएगा नहीं, थकना नहीं है। सफ़र बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत की है आपने ज़िंदगी की, और ये इसी सफ़र को आगे हमेशा जारी रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को जारी रखिएगा। बहुत बार ऐसे आएंगे मोमेंट्स आएंगे कि नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है, थक जाओगे, टूट जाओगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। बी पॉजिटिव और अपने माइंड को एक लक्ष्य की तरफ लेकर जाइए, जो आपने सोचा है उसकी तरफ लेकर जाओगे तो एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा जिस दिन आप प्राउडली ये कह सकते हो, यस नाउ आई हैव बीन सेलेक्टेड, अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैंने अपनी जिंदगी में अब जो मैंने सोचा था अचीव करने का वो मैं कर चुका हूं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।